नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। अब इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म में होगी बदली। आर्मी डे पर दिखेगा पहला लुक। भारत अब 7 ध्रुव MK3 समुद्री हेलीकॉप्टर और 8 डोनियर 228 3,000 करोड़ रुपए में फिलीपींस को निर्यात करेगा। इसके अलावा म्यांमार भी भारत से LCH खरीदने को तैयार है। भारतीय नौसेना अब रूस के साथ 3+3 किलो सबमरीन के सौदे को मंजूरी दे सकती है। चीनी कर्ज में युगांडा की तरह डूबने वाला है श्रीलंका। क्या भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना से AGM-158C लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल खरीदेगी, जो कि एक गेम चेंजर हो सकती है। इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म बदल रही है और इसका पहला लुक 15 जनवरी को आर्मी डे परेड में दिखाई देगा। पहली बार आर्मी डे परेड में मार्चिंग दस्ते इंडियन आर्मी की अलग अलग वक्त में रही यूनिफॉर्म और हथियार के हिसाब से होंगे और इस तरह पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भी आर्मी के जो दस्ते शामिल होंगे वे अलग अलग दौर की यूनिफॉर्म के हिसाब से होंगे। बता दें कि इंडियन आर्मी की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में डिजिटल पैटर्न है। बता दें कि इस यूनिफॉर्म में जो कैमोफ्लेज है वो काफी ज्यादा बेहतर है। अमेरिका सहित कई देश की आर्मी डिजिटल पैटर्न का इस्तेमाल करती है। मौजूदा यूनिफॉर्म में शर्ट पैंट के अंदर डाली जाती है और बाहर से बेल्ट लगाई जाती है। नई यूनिफॉर्म में बेल्ट अंदर होगी और बाहर शर्ट होगी। आर्मी अधिकारी के मुताबिक इसमें काम करने में आसानी होगी। इसके अलावा आर्मी सीनियर के मुताबिक अभी मैस ड्रेस में पहने जाने वाले कमरबंद से इसका पता चल जाता है कि कौन अधिकारी इन्फेंट्री के हैं, कौन आर्टिलरी के हैं, कौन एयर डिफेंस के हैं या फिर किसी और आर्म्स के हैं। इस तरह अधिकारी किस रेजिमेंट के हैं ये भी मेस ड्रेस के कमरबंद में लगे क्रेट और टोपी से पता चल जाता है। बदलाव के बाद कर्नल रैंक के अधिकारियों का तो रेजिमेंटल कमरबंद होगा, लेकिन ब्रिगेडियर और इसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों का एक जैसा ही काले रंग का कमरबंद हो सकता है, जिसमें कि इंडियन आर्मी का क्रेस्ट लगा हो सकता है, ना कि उनकी अपनी रेजिमेंट का। और टोपी में भी इसी तरीके के बदलाव हो सकते हैं। मेस ड्रेस में आर्मी अधिकारी के रैंक का पता लगेगा, उसमें रिबन लगे होंगे और नेम प्लेट भी होगी, लेकिन किस रेजिमेंट के हैं, किस सर्विस के हैं, ये पता नहीं चलेगा। बता दें कि ये जो नई डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट यूनिफॉर्म है वो समर और विंटर दोनों के हिसाब से तैयार की गई है और 2022 से इसे लागू भी किया जाएगा। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि रेगुलर यूनिफॉर्म पर भी चेंज किए जाएंगे। HAL अब 7 मैरीटाइम वेरिएंट वाले ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 और 8 डोनियर 228 एयरक्राफ्ट को फिलीपींस को देगा और ये डील भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के आधार पर होगी। फिलीपींस के इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत करीबन 3,000 करोड़ रुपए है। बता दें कि ये भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक बड़ा सौदा होगा। अधिकारियों ने कहा कि यदि ये दोनों एयरक्राफ्ट अपनी अच्छी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं तो आने वाले समय में और भी ऑर्डर्स HAL को मिल सकते हैं। इसके अलावा HAL के चीफ ने कहा कि HAL इन एयरक्राफ्ट के लिए एक अच्छा सपोर्ट पैकेज भी देगा, जिसमें कि स्पेयर और सप्लाई भी होगी। साथ ही फिलीपींस इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग की जो सुविधा है उसे अपने देश में भी कर सकता है। बता दें कि ध्रुव मार्क 3 की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है 110 करोड़ रुपए। इसके अलावा दूसरी तरफ म्यांमार भी भारत के साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत के पास फ्रांस और रशिया से 2 ऑफर है पनडुब्बियों के लिए, जिसमें कि रशिया ने 3+3 किलो पैकेज भारत को दिया है, जिसमें कि वो अपनी 3 रिफर्बिश्ड किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन्स को भारत को देगा और साथ ही साथ भारतीय नौसेना में मौजूद 3 किलो क्लास सबमरीन में कई बड़े रिफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन भी देगा। बता दें कि यह सौदा करीबन $1.4 बिलियन में होगा। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं सामने उसमें कहा जा रहा है कि रशिया के द्वारा 3 किलो क्लास सबमरीन को जिन्हें की डिकमीशन कर दिया गया है, उनमें से प्रत्येक की जो कीमत है वो करीबन है $80 मिलियन पर यूनिट। लेकिन इसमें जो बड़े रिफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन भी होगा, उसके बाद इनकी कीमत में यानी कि पर सबमरीन की कीमत $200 मिलियन बढ़ जाएगी। ऐसे में जो फाइनल प्राइस आएगा वो आएगा पर सबमरीन में $280 मिलियन पर यूनिट। जैसे कि मैंने बताया कि ये सबमरीन्स भी मेजर रिफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन के साथ आएंगी। बता दें कि ये जो रशिया की 3 डिकमीशन सबमरीन्स है, इस तरीके के मेजर रिफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन से उनकी जो लाइफ होगी वो 10 साल तक बढ़ जाएगी और इसके लिए भारतीय नौसेना की एक टीम रशिया के ड्राई डॉक का जायजा लेगी, जहां पर वो इन 3 सबमरीन्स की जांच करेगी जो कि पिछले 3 सालों से यहाँ पर स्टोर में पड़ी हुई हैं। इसके बाद ये टीम नेवल हेडक्वार्टर को जानकारी देगी और उसके बाद इस डिसीजन को फाइनल किया जाएगा। यानी कि भारत अब फ्रांस की बजाय रशिया को चुन सकता है, क्योंकि उसने 3+3 किलो क्लास का जो पैकेज दिया है वो भारतीय नौसेना को काफी सुटेबल भी लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अमेरिकी नौसेना ने AGM-158C लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल यानी कि LRASM को P-8I समुद्री गश्ती टोही विमान में इंटीग्रेटेड करने का निर्णय लिया है।
जिसके लिए उसने बोइंग को आवश्यक सॉफ्टवेयर और सपोर्ट हार्डवेयर के डेवलपमेंट के लिए करीबन $74 मिलियन का अनुबंध भी दिया है, जिसमें कि P-8 विमानों पर ये जो लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल है उसे इंटीग्रेटेड किया जाएगा। बता दें कि भारतीय नौसेना दुनिया भर में P-8I बेड़े का वर्तमान में AGM-84 हार्पून क्रूज मिसाइल और MK-54 पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो से लैस है, लेकिन अमेरिकी नौसेना इस बात से चिंतित है कि GPS से रहित यानी कि GPS से वंचित वातावरण में ये हथियार ठीक से काम नहीं करेंगे और यहीं पर LRASM काफी प्रभावशाली होगी, क्योंकि इसे अमेरिकी वायुसेना के AGM-158B ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्ट्राइक मिसाइल की विस्तारित रेंज क्रूज मिसाइल का ये डेरिवेटिव है और ये एक एयर लॉन्च क्षमता अंतर को भरता है और उच्च खतरे वाले समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ काफी लचीला भी है। इसके अलावा लंबी दूरी की उन्नत सतह विरोधी क्षमताएं भी प्रदान करता है। यही नहीं, इसके अलावा LRASM इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के वातावरण में खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म, नेटवर्क लिंक और GPS नेविगेशन पर निर्भरता को कम करता है। इसके अलावा सेमी ऑटोनोमस गाइडेंस एल्गोरिथम इसे प्रतिस्पर्धी डोमेन में विशिष्ट लक्ष्यों को इंगित करने के लिए कम सटीक लक्ष्य क्यूइंग डेटा का उपयोग करने की अनुमति देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि LRASM 2 वेरिएंट में आता है। पहला 1100 किलोग्राम एयर लॉन्च LRASM जो कि 450 किलोग्राम का ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन पेनिट्रेशन वॉरहेड ले जा सकता है। दूसरा शिप लॉन्च LRASM जो कि बूस्टर के साथ आता है 2000 किलोग्राम का और ये 450 किलोग्राम का ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन पेनिट्रेशन वॉरहेड ले जा सकता है। अमेरिका की डापरा के मुताबिक इसकी जो रेंज है वो 370 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन जो अमेरिका के विश्लेषक है उन्होंने बताया कि LRASM की जो वास्तविक सीमा है यानी कि रेंज है वो लगभग 500 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। LRASM का जो ऑर्डर है वो अक्टूबर 2024 तक पूरा हो जाएगा और 2026 तक इन्हें सभी P-8I विमानों में लगा दिया जाएगा अमेरिका के, जिसमें से प्रत्येक मिसाइल की लागत करीबन $3 मिलियन प्रति यूनिट का अनुमान है और इसके अलावा ये एक सस्ता विकल्प भी प्रदान करेगा जो P-8 विमान के ऑपरेटर है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्लीट रखता है P-8I विमानों की, जिसमें कि करीबन 12 एयरक्राफ्ट्स हैं और निकट भविष्य में भारत 6 और विमान खरीदने को मंजूरी दे सकता है। और ऐसी बात है, भारत भी इस नई LRASM को जरूर खरीदेगा। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान पहले अमेरिका से हथियार खरीदता था और उसके बाद जब उस पर प्रतिबंध लगे और उसके बाद चाइना उसका सबसे बड़ा साथी हो गया और ऐसे में चाइना ने पाकिस्तान के पारंपरिक और परमाणु शस्त्रागार को बढ़ावा देने के लिए हथियारों की सप्लाई की है। वैसे तो चीन ने लंबे समय से पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को कई हथियारों की आपूर्ति की है, लेकिन हाल के वर्षों में ये संबंध काफी गहरे हुए हैं। एक विश्लेषक का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान को 5 हथियारों के लाइसेंस दिए हैं, जिसमें परमाणु हथियार कार्यक्रम, JF-17 फाइटर, A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, VT-1A और HQ-16 शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ऑलरेडी HQ-9 प्रणाली खरीद चुका है और यही नहीं, रूसी S-300 लंबी दूरी की सैम के एक चीनी एनालॉग को भी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लाइसेंस देने वाली जो बात आई है वो कहीं ना कहीं भारत के विरोध में ही है, इसीलिए भारत को अपनी और ज्यादा ताकत बढ़ाने की जरूरत है। कई मोर्चों पर युद्ध हो सकते हैं और ऐसे में चाइना जो है वो बहुत बड़ा माइंड गेम भारत के साथ खेल रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे। श्रीलंका के पूर्व सैन्य कमांडर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार शरद फोंसेका ने कहा कि युगांडा की तरह ही श्रीलंका भी चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। साल 2009 में श्रीलंका में 3 दशक तक चले लिट्टे के खिलाफ गृह युद्ध जीतने वाले सनत फोंसेका ने फेसबुक पर जारी अपनी पोस्ट में कहा कि श्रीलंका अब चीन के उसी कर्ज के जाल में फंस रहा है जिसने कि युगांडा को तबाह कर दिया। उन्होंने युगांडा में चीन के बनाए गए अकेले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कब्जा करने की घटना की तुलना दक्षिणी श्रीलंका में हबनटोटा नए एयरपोर्ट से भी की है। यह एयरपोर्ट भी चीन से मिले कर्ज से बना है। उन्होंने कहा कि चीन ने विदेशी कूटनीति से परे जाकर एक खेमे में अपने गुलामों का शिविर बना लिया है, तो दूसरी तरफ वो दूसरे देशों की जमीन पर अपनी राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करने में लगा हुआ है। इसीलिए चीन से जुड़ने वाले देश अपनी अखंडता और संप्रभुता को खो देते हैं। फील्ड मार्शल रहे फोंसेका ने कहा कि राजपक्षे के शासनकाल में यही हुआ है। युगांडा की तर्ज पर यहाँ भी भ्रष्ट राजनेताओं ने राष्ट्रीय योजनाओं और वरीयताओं को दरकिनार करके ऊंची ब्याज दरों पर चीनी कर्ज की सहायता से पूरे देश की संपत्ति को निर्माण कार्य और बड़े कर्जों में डुबो दिया। उन्होंने कहा कि कोलंबो हार्बर को विकसित करने के बजाय कम अहम परियोजना हबनटोटा हार्बर को महत्व दिया गया। अब ये प्रोजेक्ट चीन की संपत्ति बन चुका है। हिंद महासागर में नौसेना के कॉरिडोर में इसका इस्तेमाल होगा। पूर्व सैन्य कमांडर ने कहा कि हबनटोटा बंदरगाह को भारत, अमेरिका और अन्य क्वाड देशों द्वारा चीनी नौसेना बेस के रूप में देखा जा रहा है। ये श्रीलंका की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
हम अगले 60 से 80 महीनों के भीतर क्षेत्र में निश्चित सत्ता संघर्ष के दौरान इन मूर्खतापूर्ण निर्णयों का परिणाम भी देखेंगे। यानी कि चेतावनी यह है, जो नए राष्ट्रपति उम्मीदवार है और पूर्व सेना कमांडर भी रह चुके हैं, तो ऐसे में वो हकीकत जानते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि युगांडा वाले हालात हो सकते हैं श्रीलंका में अगर वो समय पर नहीं चेता तो। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का इतिहास जान लेते हैं। नागालैंड 1963 को आज के दिन ही भारत का 16वां राज्य बना था। कोलकाता और ढाका के बीच 1933 में आज के दिन ही विमान सेवाओं की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।